बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज हम अपने प्रोग्राम में जिस मौजू को ज़ेर बहस लाएंगे वो बहुत अहम है हम पाकिस्तानियों के लिए और ख़ास तौर पे शहर कराची के लिए। कराची एक ऐसा बड़ा शहर है, ऐसा मेट्रोपॉलिटन सिटी है पाकिस्तान का जहां करोड़ों लोग आबाद हैं और इन करोड़ों लोगों पे कुर्बान जाएं, ये इतने बुनियादी मसाइल को लेके आज भी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इनके पास पीने का पानी नहीं है, इनके पास सड़कें जो हैं उनकी हालत, बेरोज़गारी और मतलब बिजली, गैस, ये सारे मसाइल जो हैं ये पूरे पाकिस्तान से ज़्यादा हैं इनके पास। और फिर उसके साथ साथ जो सबसे बड़ा मसला है इस वक्त इस शहर का, वो है स्ट्रीट क्राइम की हालत में आपको बता दूं कि सिर्फ ये इस सितंबर के महीने में अभी तक 12 शहरी डकैती के दौरान मज़ाहमत करते हुए कत्ल हो चुके हैं। 12 शहरी कत्ल हो चुके हैं। कितनी बड़ी तादाद में वो लोग होंगे जो सिर्फ लुटे हैं, है ना। ये तो सिर्फ मज़ाहमत के दौरान कत्ल होने वाले लोग हैं। फिर यौमिया 1 दर्जन से ज़ायद स्ट्रीट क्राइम्स जो है ना वो रिपोर्ट हो रहे हैं। आप किसी भी कराची के शहरी को जिसको आप जानते हैं या आप ख़ुद कराची में रहते हैं तो आप किसी से पूछें भी आपके साथ कभी ऐसा वाक़या हुआ है कि मोबाइल स्नैच हुआ है या कोई स्ट्रीट क्राइम का आप शिकार हुए हैं, तो उसका जवाब यकीनन हाँ में होगा। इस कदर यहाँ पे लोग स्ट्रीट क्राइम से तंग हैं। इसका मतलब ये है कि जो रियासत है वो हमें तहफ़्फ़ुज़ देने में, जानी और माली तहफ़्फ़ुज़ देने में मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुकी है। इस वक्त हम डाकुओं के रहमो करम पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? क्यों मतलब गुर्बत और बेरोज़गारी और ममालिक में भी है, पाकिस्तान से भी गरीब ममालिक मौजूद हैं, क्या वहाँ भी ऐसे ही ये स्ट्रीट क्राइम होता है? क्या वहाँ के लोग भी इसी तरह परेशान हैं? क्या वहाँ की पुलिस भी तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम है? क्या वहाँ की अदालतें भी इन मुजरमान को सज़ाएँ देने में नाकाम है? इस हवाले से बात करते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक तजियाकार जनाब राव इमरान सुलेमान साहब। आपको खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। इमरान भाई ये बताएं कि जो स्ट्रीट क्राइम्स होते हैं इनकी बुनियादी वजूहात क्या हैं, अगर वो चंद एक वजूहात अगर डिस्कस की जाए तो। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर देखिए, जैसे कि आपने अभी फरमाया कि ये जो बेरोज़गारी है, महंगाई है, यकीनी तौर पर ये एक बड़ी वजूहात में से एक है कि जब आप अपने बच्चों की ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर पाते, भारी भरकम बिलों को, बिजली के बिलों को नहीं भरने के काबिल रहते, मकान का किराया नहीं दे सकते, जब आप घर से निकलते हैं तो मैं भी एक बच्ची का बाप हूँ। जब घर से निकलता हूँ तो मुझे फरमाइश की जाती कि पापा मेरे लिए ये चीज़ लेकर आनी है। सही है। मैं यकीनी तौर पर उसके लिए सर धड़ की बाजी लगाता हूँ और वो सामान, वो चीज़, वो ख्वाहिश, वो गुड़िया उसको ला कर देता हूँ। इसी तरीके से ये चोर डाकू भी जो होते हैं ना, ये भी किसी न किसी के बाप होते हैं, साहिब औलाद होते हैं, भाई होते हैं, बेटे होते हैं। अब हम ये कहें कि कोई डाकू या चोर माँ के पेट से पैदा नहीं होता। सही है। तो ये भी बात पुरानी हो गई है। यहाँ पर आज का शरीफ कल का डाकू और कल का शरीफ जो है आज का डाकू हो सकता है। सवाल ये पैदा होता है कि इसकी वजूहात में जो मैंने बयान कर दिया, ये अभी आप फरमा रहे थे कि वजूहात में एक बात तरबियत भी है। बिल्कुल, तरबियत का फुकदान है। हम अपने बच्चों की ऐसी तरबियत नहीं करते कि जिसकी वजह से उनके दिमागों के अंदर, ख़ास तौर पे ये जो कल्चर, फिल्मी कल्चर, इंडियन कल्चर है, ये फिल्मों की मार धाड़ है, ये भी यकीनी तौर पर कुछ लोग पैसे होने के बावजूद शौक़ की बिना पर असला लाइसेंस बनवा लेते हैं या फिर बंदूकों को उठा लेते हैं।
वो समझते हैं कि अगर मेरे पास 1 to 5 है तो हैवी बाइक होनी चाहिए, लेकिन इसके लिए वालिदैन पैसे नहीं देते उसको। सवाल ये है कि मैं ये पैसे कहाँ से लाऊं, घर में डाका मारूं, बाहर करूं। कुछ दोस्त ऐसे हम ख्याल मिल जाते हैं जो उसको मशवरा देते हैं, यार किसको क्या पता चलेगा, हम एक गैंग बनाते हैं, किसी को थोड़ी पता चलेगा पूरा शहर लूट रहा है, यार हम क्यों पीछे रहें। फिर वजह ये भी है कि अगर आपके वालिदैन आपकी सरपरस्ती कर भी रहे होते हैं, अच्छी तरबियत कर भी रहे होते हैं, लेकिन वो जो ख्वाहिशात का मजमुआ लेकर एक बच्चा फिर रहा होता है, उसका दिमाग आसमान पर होता है, वो बाकी ख्वाहिशात को कैसे पूरा करे, थक गया होता है वो बाप को कह के। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हथियार को उठा लें। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बेरहम किस्म के होते हैं, जब वो अपने बड़ों का एहतराम नहीं करते, अपने घर वालों का एहतराम नहीं करते, तो उसके नज़दीक एक बार आम शहरी की क्या इज्जत है, क्या तकरीम है उसकी। बिल्कुल सही तो बात वो लूट मार छीना झपटी और एक रात चलती हुई बूढ़ी खातून के कानों से बालियाँ छीन उतार लेते हैं, ये नहीं सोचता वो जख्मी होगी, वो गिरेगी, उसका पर्स छीन लिया जाता है। यह ऐसे आज भी यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा होता है तो मुझे एक रश लगता है, उस रश में, उस मजमे में सबसे पहले उस जिसका एक्सीडेंट या हादसे का शिकार होने वाले का वॉलेट और उसका मोबाइल ये गायब होता है। ठीक है, ये बड़ी बदकिस्मती है हमारी कि हम ऐसे माहौल में यहाँ पे रहते हैं। और इमरान भाई आपने कुछ जो पॉइंट्स हैं वो हमारे साथ शेयर किए कि जैसे स्ट्रीट क्राइम्स की बहुत बड़ी वजह जो है वो बेरोज़गारी है। ठीक है, इसकी बहुत बड़ी वजह महंगाई में बेपनाह इजाफा है कि लोगों के अखराजात ही पूरे नहीं हो रहे, वो मजबूर हैं और कुछ ना कुछ इस तरह की, मतलब वो बस मजबूर हैं। कुछ मजबूरी का हल जो है वो सिर्फ ये जुर्म जो है करके ये समझते हैं। और फिर आपने कहा कि तरबियत का फ़ुक़दान है, यहाँ पे हमने सही तरबियत भी नहीं की हुई, जिसकी वजह से इतनी बड़ी तादाद में जो है ना वो इस तरह के मुजरिम पैदा हो रहे हैं सोसाइटी में। फिर आपने ये भी कहा कि खुदा खौफी नहीं है, खुदा का खौफ नहीं है, सिर्फ ये जुर्म करने वालों को नहीं और जिन लोगों की जिम्मेदारी है तहफ़्फ़ुज़ देना उनको भी, और हर सतह पे जो है ना वो खुदा खौफी। और आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से स्ट्रीट क्राइम को हवा मिल रही है? सर पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि आपने अपने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा था कि 12 लोग जो है इस रवा महीने जी कत्ल कर दिए गए जी। अच्छा, ये तो वो चीज़ है जो ढकी छुपी नहीं रह सकती, इसका फिगर तो आपके पास ठीक है। 15 से ज़्यादा लोग जो मज़ाहमत पर ज़ख्मी हुए, शदीद ज़ख्मी हुए, और इसके अलावा दर्जनों ऐसे केसेस हैं जो कि रिपोर्ट ही नहीं होते। रिपोर्ट ना होने की वजह भी सुने, आपका मुहाफ़िज़ जब आप थाने जाते हैं तो वो खुशगपियों में मसरूफ़ है, वो आपका मुकदमे का इंदराज नहीं करता। उसको पता है कि मैं लिखूँगा तो मेरे हल्के की रोनुमाई होगी, और वो बताएगा कि एक और इस हल्के के अंदर SHO साहब आए हैं, इसके खाते में डाल दिया गया, फ़ला डकैती फ़ला चोरी, वो सामने नहीं आने देते। वो आपको बड़ा सॉलिड मशवरा देते हैं। वो कहते हैं कि यार आप ऐसा करें कि आप ना पर्चा ना दर्ज कराएं, हम उनको पकड़ेंगे ना तो सालों के ख़िलाफ़ बंदूक भी डाल देंगे, ये भी डाल देंगे और वो भी डाल देंगे। आप रिपोर्ट दे दें, कच्ची रिपोर्ट दे दें आप, हम इनको देख लेंगे, आएंगे ना तो आपको बुला लेंगे। वो ना करें, आप FIR ना काटें, ये गले पड़ जाती है इनकी। FIR इनके गले पड़ जाती है? हाँ, इनके गले पड़े तो अच्छा। आप लेकर आए ना मैदान में, उनको लेकर आए। हाँ। तो दूसरी वजूहत ये है कि इसकी भी कनी जो इसको रोकथाम नहीं हो पाती। हाँ, उसकी किस वजह से नहीं हो पाती? अगर आप मुझे मालूम हो जाए कि मेरी सज़ा इतनी सी है, हाँ, मुझे मार मार के आपने इतना पक्का कर दिया है, मुझे इतना ज़्यादा कर दिया कि मुझे आपकी मार से डर नहीं लगता, अब मैं आपके आमने सामने हो गया हूँ, आपके बड़ेपन का लिहाज करना बंद कर दिया मैंने, अदालतों का एहतराम, पुलिस का खौफ, वो क्या था? आप यहाँ से अगर किसी तरीके से किसी को पकड़ भी लेते हैं तो वो 1 हफ्ते के बाद वापस आ जाता है, सारी लज्जत और मज़े लेके आ जाता है, उसको पता कुछ भी नहीं है यार। ये तो अदालत कैसे साबित नहीं कर पाती है? क्या होता क्या है असल में? अदालत का काम तो सिर्फ ये अदालत में देखना है कि किस बुनियाद पर ये पकड़ा गया। आप देखिए इतने बड़े बड़े जो कत्लों के मुजरिम हैं, मुल्ज़मान हैं, वो 50,000 रुपये के मचलके के ऊपर वापस आ जाते हैं। कत्लों के मुजरिम है, ये छोटे छोटे, ये तो आते रहते हैं जाते रहते हैं। और सर ये खाली स्ट्रीट क्राइम में मुलविस नहीं होते, ये किराए के कातिल भी होते हैं। आपको असला दिखाकर जो दिखा सकता है वो चलाना भी जानता है। हाँ। ये लोग ऐसे नहीं कि खाली दिखाते हैं, इनको चलाना भी आता है। गुज़िश्ता 15 सितंबर को, और ये आदि मुजरिम होते हैं ना? आदि मुजरिम होते हैं सर, ऐसे नहीं होता। एक शरीफ आदमी को टाइम लगता है थोड़ा।
अब देखिए मैं 15 सितंबर की बात कर रहा हूँ, इसी महीने की, हाँ कि मैं नॉर्थ नाज़िमाबाद के एक बैंक के ATM के अंदर मौजूद था। ठीक है। और हम घर में बैठे हुए थे, हमने सोचा कि हम सैलाब ज़दगान की मदद में अपना हिस्सा डालें। हाँ मैंने कहा कि चले ठीक है, 2 दिन बाद मेरे पास एक बड़ी अच्छी रकम आ जाएगी, लेकिन जो कुछ है वो फ़िलहाल इनको दे। हमने घर का जो कुछ सामान था वो निकाला, मैंने गाड़ी में रखा, और उसके बाद जब मैं ATM में जाता हूँ तो कुछ रकम निकाली मैंने। जैसे ही मैंने वो दरवाज़ा खोला तो मेरे सीने पर उन्होंने, एक शख्स ने बंदूक रखी, पिस्तौल, और उसके बाद उसने कहा कि पीछे हो जा, जो कुछ है रख दे इधर, निकाल जेब से। अब जाहिर बात है कि मेरा उसी वक्त मेरा जो जहन था, हम क्यों लुट रहे हैं पहले ये भी बता दे। मेरी तरफ मेरे जो आंखों के सामने मेरी बच्ची का चेहरा आ गया। तो मेरे लिए एक बड़ा अजीब सी माहौल था, जिसके लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं था। मैंने जो रकम थी वो हाथ में थी, वो उसको दी, मोबाइल था उसको दे दिया, और उसने मुझे बेहुदा किस्म की गालियाँ दी और कहा कि पीछे हो जा, बाहर आते ही ठोक देंगे तुझे और पैसे निकाल। आप इस बात का अंदाज़ा करें कि उसकी हौसला, उसकी दीदा दुलेरी का, कि वो लेकर भागा थोड़ी है, वो कहता और निकाल। मैंने थोड़े से अक्लमंदी का मुजाहरा किया, कोई गलत पासवर्ड 2-3 दफ़ा डाल के काटी, मैंने एंटर कर दिया, उसके अंदर निकला ही नहीं है। तो लेकिन उसके बावजूद मेरा एक आइडिया ये था कि मैं जाऊं और कोई फिल्मी सीन अदा करूं या नहीं करूं, लेकिन वो दरवाजे को बाकायदा हिला रहा है उसको, और पिस्तौल का इशारा मुझे दे रहा है। अच्छा, और बाहर लोग खड़े हैं। और वो हर ATM पे वो कैमरा भी होता है। हाँ। वो कैमरा में भी आया। अभी मैं इसके तरफ भी आ रहा हूँ, सब कुछ होता है। हमने वो CCTV फुटेज भी निकाली। बात यह है कि जब मैं बाहर निकलता हूं तो 2 सिक्योरिटी गार्ड, एक साथ वाले बैंक का भी सामने खड़ा है, एक इधर बेकरी है उसका सिक्योरिटी गार्ड भी बाहर खड़ा हो। कहता हमें क्या पता उस चीज़ का, आप इनको बददवा दें, इनके हजम नहीं होगा ये। तो ये है इनके मदद करने का अंदाज। ये वो लोग हैं जिनको वर्दिया पहना कर हाथ में असला दे दिया, कि जिनको चलाना नहीं आता, जिनको तरबियत नहीं है किस तरीके से आवाम की हिफाजत करनी है। अच्छा, वो भी वैसे एक अलग पूरा चैप्टर है। उन लोगों के साथ भी इंतहाई ज़्यादती है। उनको 13,000, 14,000, 15,000 रुपये तनख्वाह के ऊपर आपने रखा हुआ है। आप मालिकान से या फिर जिस कंपनी को गार्ड दे रही है कंपनी, वो कोई 28-30,000, 35,000 रुपये में गार्ड जो है वो उससे सौदा करते हैं पर मंथ उसका। और उसके बाद जो है इन बेचारों को 10,000, 15,000, 12,000, 18,000 अब जहाँ इनका दाव लगता है। तो इतने पैसों में मतलब कौन आता है आजकल, किसका तो वही आएंगे जिनको काम नहीं आता। आप ठीक कह रहे हैं। आजकल का जो इस वक्त जो दौर चल रहा है वो नफसा नफसी और छीना झपटी का दौर है। यहाँ पर जो अपनों का खून है, रिश्तेदारों का खून है, बहन भाइयों का खून है, वो सफ़ेद हो चुका है। बाहर के आदमी से आप अपने तहफ़्फ़ुज़ की तवक्को किस तरीके से कर सकते हैं? हाँ। आप जो मैंने शुरू में फरमाया कि वो अपने घर के अंदर के अखराजात कैसे पूरे करेगा। 12,000 रुपये या 15,000 का एक मुलाजिम बिजली के बिलों को नहीं अदा कर सकता, वो महीने भर का खर्चा कैसे उठाएगा? ऐसे बच्चों को पढ़ाना भूल गए। तो तरबियत के फुकदान में सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये अजीम दरसगाह जो घर में है, वो घर की दरसगाह कैसे ख़राब होती है मैं बताता हूँ। और एक दरसगाह एक स्कूल है जहाँ बच्चों को तरबियत की जाती है, हमें बताया जाता है हमारा दीन इस्लाम है, अल्लाह एक है। वो हमें सहाबा कराम के वाक़यात पर रोशनी डाल के बच्चे की ज़हनी तरबियत करते हैं, एक दूसरे की मदद का सिखाते। एक सबसे बड़ी दरसगाह जो माँ की गोद है या घर का घर है माहौल, उसके बारे में बताता हूँ कि जब वो 12,000 रुपये का मुलाजिम जो आप फरमा रहे हैं वो घर में आता है, तो उसने सबसे पहले अपना गुस्सा, अपनी बेरोज़गारी का और तनख्वाह भी ना मिलने का, वो भी बीवी पर उतारना है। वो मासूम बच्चा जिसके जहन में अभी सब कुछ खाली है, वो सब कुछ याद कर सकता है और बिठा सकता है उस जहन के अंदर। वो देखता है कि मेरी वालदा पर वालिद साहब ने हाथ उठाया और उसको ज़मीन पर लटाया हुआ बुरी तरीके से मार रहा है, बच्चों को मार रहा है, जो मुंह में आए वो गालियां बक रहा है। उसकी तरबियत, एक तो स्कूल नहीं जाता, दूसरी उसकी तरबियत का आप अंदाज़ा लगाएं कि वो किस बारूद के ढेर में बन रहा है, क्या उसके जहन में अक्कासी हो रही है। स्कूल जाना बंद है, फीस नहीं दे सकता घर के माहौल से। सही। अच्छा इमरान साहब, आप वो वाक़या बता रहे थे जो कुछ दिन पहले आपके साथ ये गुजरा, ठीक है? तो ये सिर्फ आप नहीं है, हमारे नाजरीन जो हैं वो भी रिलेट कर रहे होंगे, क्योंकि तकरीबन ये बहुत सारे कह रहा हूँ वो कैमरास जो हैं वो उस पर चेहरे भी आए होंगे। बिल्कुल चेहरे आए हैं उसके, और उसके खिलाफ कार्रवाई बहुत आसान है। आप चाहें तो नादरा की मदद से 10 मिनट में उसको ट्रेस कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन सर जब घर का भेदी ही लंका ढाए तो फिर हम किसके पास जाएं? घर का भेदी कौन है? घर देखिए, बात यह है कि मैं मान ही नहीं सकता कि अगर कोई इलाके का कोई SHO, पुलिस का सरबरा
उसके इलाके के अंदर ऐसी बात हो रही हो और उसको इल्म ना हो, उसके अंदर इल्म ना हो उसको कि ये ऐसा मुमकिन नहीं है सर। नहीं तो क्या ये पुलिस जो इलाके की पुलिस होती है उनको पता होता है कि कौन लोग हैं मुलव्विस और कौन लोग हैं जो ये सारे काम सर करते हैं? मैं इसमें बात ख़त्म कर देता हूँ, इसमें 1 मिनट के अंदर बात ख़त्म हो जाएगी। एक शख्स है वो किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखता है, वो अपने एक छोटे से एरिया के अंदर सट्टा चलवाता है, जुआ चलवाता है, और आप पुलिस आती है थोड़े से पैसे देकर वो उसको चलता करते हैं और माहौल चलता रहता है। ज़रा सुनिएगा बात, मैं आपकी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। पहली बात ये कि करोड़ों लोगों की आबादी है, उसमें जो पुलिस के जो नंबर्स होने चाहिए वो वैसे ही कम है। उनमें से भी एक अच्छी खासी तादाद जो खवास हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ देने में मसरूफ़ है ना, उनकी गाड़ियों में आगे पीछे। अच्छा, उसके साथ साथ जो है जो कुछ थोड़े से बचते हैं उनमें से जो फैसला करने वाली जो ताकतें हैं उनके घरों के बाहर झोंपड़ियां लगा के ये लोग उनको तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, है ना। तो ये सिक्योरिटी पे मामूर हो गए ये लोग। तो ये क्या सिर्फ ये खवास को ही तहफ़्फ़ुज़ देना इनकी जिम्मेदारी है? ये जो अवाम है उनका क्या बनेगा? सर खवास के साथ अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी ये दिन रात कोशिश है। मैं आपके ब्रेक से पहले एक अर्ज़ कर रहा था, मैं उसको कंटिन्यू करना चाहूँगा प्लीज़। कि एक शख्स है जो थोड़ी सी सियासी कुव्वत रखता है, वो अपने इलाके में कहता है मैं जब तक हूँ आप भत्ता भी चलाएं, आप सब काम करें, मैं हूँ आपके साथ। वो पुलिस के 2-3 लोग बाइक पर आते हैं, एक साइड पर खड़े होते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं, ना कुछ गिरफ्तारी ना कुछ। समझ गए आप किस तरह चले गए वापस? फिर ऐसा होता है कि वही 2 एहलकार आते हैं और कुछ कान में बात करते हैं, वो सब कुछ फौरी उठवा देते हैं, क्योंकि इलाके में एक नया साहब आया है, अभी उसको लाइन पे तो लाना है ना। नए साहब को लाइन पर लाएंगे तो फिर 2-3 दिन में फिर दोबारा शुरू हो जाएगा। नया साहब लाइन पर नहीं आता तो वो शख्स जो हर बार एक फ़ोन पर बंदे छुड़वा लेता था खुद अंदर है। यानी कि पुलिस में अच्छे लोग भी मौजूद हैं। सही है, हर डिपार्टमेंट में ये बात मौजूद है। और दूसरी बात यह है, अभी आपने कहा कि करोड़ों लोग, तो करोड़ों में तो 3 करोड़ है भाई, ये तो मानते नहीं वैसे भी, ये तो 1 करोड़ 60 लाख 3.5 करोड़ की आवाम है, तो 3 करोड़ हम लेते हैं। तो इस 3 करोड़ आवाम को हम ऐसे करते हैं कि 1.5 करोड़ आवाम तो लूटने वाली है और 1.5 करोड़ लूटने वाली है। सीधी सी बात है। आप मेरे पास बैठे हैं, मैं इस बात पे यकीनी तौर पे कह सकता हूँ आप कुछ ना कुछ देकर बैठे हैं इस वक्त। ये जो मुझे रिकॉर्ड कर रहा है इसमें बैठे हैं, एक शख्स भी आके मुझे कह दे मैं लुटने वाला नहीं हूँ भाई, यहाँ तो सारे लाइन में लगे हुए। हाँ ऐसे ही है, सब लाइन में लगे हुए हैं और सब लुट चुके हैं और लुटे जा रहे हैं मुसलसल। अच्छा, जो पुलिस चीफ हैं इनके 2 बयानात हैं वो मैंने आपसे शेयर करने हैं। इन्होंने जो पुलिस चीफ हैं वो कहते हैं कि कराची में जराइम की शरह किसी भी तरक्याती मुल्क के शहरियों के मुकाबले में कम है। ठीक है, अच्छा मैं बड़ा प्यारा जवाब है इसका। वो किस तरह कम है? ये जो पुलिस का सरबरा होता है ना, ये उनका एक वालिद का दर्जा रखता है शहर के, ये अच्छा, बाप है। हाँ। अच्छा, मोहल्ले में लड़ाई हो जाती है, हम नफसियाती पहलू पे गौर करते हैं। एक बच्चे ने किसी बच्चे का सर फाड़ा, वो घर आ गया, तो वो माँ या वो बाप किसी भी सूरत यकीन करने के लिए तैयार ही नहीं, कहता तेरे बच्चे ने पहले पंगा लिया है। हाँ सही है, मेरा बच्चा ऐसा कर ही नहीं सकता, साडा बच्चा तो ऐहो जिहा है ही नहीं। हाँ। और एक और मजे की बात, और अब आप जिस बच्चे की बात करें तो ये आपने तो शुरू में ही कह दिया था कि 12 को मारे गोली। जरवा बरस के अंदर 56,000 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं, और बाकी इसलिए नहीं हुई, ये तो कहने की है कि भाई जब पुलिस ने सुननी नहीं है मेरी, और खौफ इतना डाला हुआ है, बिला वजह तो नाके पे मैं दही लेने के लिए निकला था, मुझे बिठा लिया और कुछ दे के आया, पैसे सारे उसको दे आया। वो डर और खौफ की वजह से कुछ रिकॉर्डिंग भी नहीं आई। तो आप मुझे बताएं कि कसूर किसका है? फिर वो जो रिकॉर्ड पे नहीं आई 56,000, अब उसमें जो 19,000 मोबाइल जो हैं वो छीने गए हैं, 35,000 मोटरसाइकिल और 15,000 के करीब गाड़ियां जो हैं वो इस रवा बरस ये जो चल रहा है छीन ली गई हैं। और इनमें से अल्हम्दुलिल्लाह और सुम अल्हम्दुलिल्लाह किसी को एक मोबाइल वापस नहीं मिला अभी तक। और जो गिरफ्तार होते हैं ना सर, उसके मुंह पर कपड़ा डाल के ला देते, चाहे वो अपने एहलकार क्यों ना हो। अच्छा हाँ, ये भी हो सकता है। अच्छा वैसे एक और चीज़ भी है, इन्हीं हालात को देखते हुए आपने नोट किया है शहरियों ने वेपन कैरी करना शुरू कर दिए, और असलहा जो है वो मतलब बड़ा कॉमन है कि लोगों ने अपने पास रखा होता है, एक मौजर वगैरह या गन रखी मारने के लिए और कुछ तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर, तहफ़्फ़ुज़ के लिए कि जनाब हम कोई खुदा न ख्वास्ता ऐसा वाक़या हो जाता है, हमने अपने आप को ही बचाना है, हमारे साथ फैमिली भी है। तो एक तो असलहे का पास होना ये
अच्छी चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरा, जब किसी को, किसी चोर डाकू को अगर पकड़ लेते हैं, कोई हथे चढ़ जाता है, जाना उसे अदालतों के ज़रिए जेल में जाना चाहिए, सज़ा पूरी करनी चाहिए। उस बेचारे को, बेचारा मतलब इसलिए कि मतलब एक जो मौत में आ गया इतने लोगों के बीच में, वो उसका जिंदा बचना मुश्किल है। किसी को आग लगा रहे हैं, किसी को मार रहे हैं। औरंगी टाउन में जो 2 डाकुओं का वाकया सब बड़ा मशहूर है, इसके अलावा भी काफ़ी हो चुके हैं। पुलिस ने जब काम करना छोड़ दिया और लोगों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल पा रहा, तो अब लोगों ने अपनी अदालत आप लगा ली है। जो हत्या चढ़ जाता है ना, तो वो अस्पताल जाते जाते दम तोड़ जाते हैं, यानी कि पुलिस से भी ज़्यादा मारती है ये आवाम। अच्छा, उसकी वजह क्या मारने की? जिसने कभी किसी लड़ाई को छुड़वाया नहीं होता 2 भाइयों को, वो मार इसलिए रही थी, इसलिए मार रहे थे कि उनका मोबाइल छीना होता है, हाँ। उनकी जेबें कटी होती हैं, वो लोग अपना गुस्सा उतार देते हैं उनके ऊपर। बिल्कुल ऐसा, एक लात एक अपने हिस्से की मारते जाते हैं और 2 हिस्से किसी और का डालते जाते हैं। ये मेरे भाई का लुटा था, ये इसके लिए होता, कोई भी है, चाहे वो हो या कोई भी हो, तो ये होता है। लेकिन इसका नतीजा क्या निकला? इसका नतीजा मैं बताता हूँ। अचानक जब हमने देखा कि डाकू हत्या चढ़ते और मार देते हैं आवाम। अब डाकुओं ने क्या करना शुरू कर दिया? पहले तो खाली दिखाते थे, अब डाकुओं ने ठोका ठाकी शुरू कर दी। इससे पहले कि मुझे मारे मैं मार दूं। जिसका नतीजा ये निकला कि आप कहते हैं कि 12 लोग तो मार दिए गए। तो ये भाई मारने का इरादा नहीं होता इनका छीनना और भागना है। मज़ाहमत जो है वो कत्ल की वजह बनती है। आप भाग के पकड़ो उसको पता मैं पकड़ा गया तो मैं सारी उम्र के लिए गया, लेकिन वो ना पकड़ा जाए उसकी वजह ये कि उसको ठंडा कर दें हम। सही। अच्छा, तो देखें, पुलिस के हवाले से हमने बात की। अब शहरियों के अंदर जो एक गुस्सा है उस पर भी बात की हमने। शहरी खौफ हरास का शिकार हैं, ये भी हमने बात की। अगर किसी मुजरिम को पुलिस पकड़े या अवाम पकड़े, तो उसको जेल का चक्कर लगा के अपनी सज़ा पूरी करके वापस इस तरह बाहर आना चाहिए असूली तौर पे कि वो उसे जिस काम की वजह से वो जेल गया था उसे उस काम से नफरत हो चुकी हो, है ना। तो यहाँ पे वो जेल भेजने का प्रोसेस भी बड़ा कमज़ोर है और वहाँ जाके वो और ज़्यादा सर्टिफाइड मुजरिम बन के बाहर आ जाता है। अच्छी बात आपको बताऊँ, सज़ा का दौरानिया बढ़ना चाहिए। सज़ा का दौरानिया अगर कम हो तो वो जब वापस आता है तो खौफ की अलामत बनकर आता है कि मेरा ना पुलिस कुछ बिगाड़ सकी ना अदालत मेरा कुछ बिगाड़ सकी। सज़ा का दौरानिया तवील होगा तो वहाँ पर मसाजिद भी हैं, नमाज भी पढ़ी जाती है, वहाँ पर लोगों को अच्छी तरबियत के लिए पढ़ाया भी जाता है। वहाँ जो बैरकें बनी हुई है वहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो रोज़ाना रात को अहादीस पढ़कर सुनाते हैं। जेलों के अंदर ये भी मामला सर, जेलों में भी एक अलग ही रिश्वत का बाजार गर्म है। अच्छा, ये भी वहाँ पर भी आप चले, वो तो मैं मानता हूँ। हर चीज़ के लिए आपको ए क्लास भी मिलेगी, बी क्लास भी मिलेगी, एसी में भी रह सकते, सब कुछ है। लेकिन सर जो आज़ादी है उसकी निस्बत जेल ही है। जेल ही है। अब जो तवील दौरानिया है मैं बताता हूँ उसमें क्या मसला है। जब वो एक 3 साल की सज़ा के बाद बाहर आता है तो कम से कम 3 से 4 महीने तो उसको एक नॉर्मल शख्स बनने में टाइम लगता है। अच्छा, हाँ सही है। तो जहनी तौर के ऊपर, लेकिन उस दिनों के अंदर जो उसके साथ बीती होती है, जिन वाक़ियात के ऊपर उसको पढ़कर सुनाया जाता है या फिर वो अंदर रहता है, सूरज को देखने को तरस जाता है और अपनी वो हसरतें जो दुनिया में रहकर बाहर रहकर पूरी करता था वो जेल में नहीं कर सकता था, तो एक एहसास उसको हो चुका होता और वो एक आम शहरी बनने में लगाता। अच्छा शहरी बनने में एक सज़ा होती है कि जिसकी मतलब यह है कि आप इंसान बन जाएं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो बाहर आके मज़ीद हैवान बन जाते हैं। जी। वो जो मज़ीद हैवान बनते हैं वो आपके सामने मौजूद है। जिस शख्स ने मुझे गन पॉइंट पे पैसे लूटे, उसकी जब मैंने गन देखी तो वो जंग आलूद थी। ऐसा लगता था जैसे उसने आज ही गड़ा खोद कर निकाली है, कहीं छुपाई हुई थी। मैंने उसकी गन की तरफ देखा। बात इतनी सी है कि ये मतलब किस दिन के लिए रखी हुई थी संभाल कर आपने, तो ये शहर जो किसी ज़माने में। सर आपने तो फिर गन देखी। मैं अपनी वाइफ के साथ एक जगह पे, हमारे एक अजीज़ हैं उनकी बर्थडे पे जा रहा था, तो मेरा बेटा छोटा था, भी गोद में उठाया हुआ था मैंने उसे। तो मैं गाड़ी में से निकला हूँ, मैंने बच्चे को उठाया है, बेगम उधर से निकली हैं। हम जैसे ही दोनों गाड़ी की बैक साइड पे इकट्ठे हुए हैं तो एक बाइक आके हम दोनों के बीच में उसने हमें रोक लिया। मैंने कहा लो जी आ गए। तो अब उन्होंने आते साथ जी उन्होंने कहा मोबाइल दे दें। अच्छा, कोई गन नहीं दिखाई और ना ही बस ऐसे ही कहा। हाँ, उन्होंने कहा मोबाइल दे दें। अब बच्चा आपके हाथ में हो, गोद में बीवी में, गन देखना बंद। बिल्कुल ये लो भाई,
बिल्कुल सही किया। भाभी को भी कहें मोबाइल दे दें अपना, भाभी हाँ, मैं ठीक है। कहता हूँ तुम भी दे दो मोबाइल अपना। अच्छे घराने के डकैत। हाँ, अच्छे घराने की इज्जत वाले ना, तो अपने आप को जो है वो महफूज रखने के लिए एहतियात करें, गाड़ी में बाइक पे चलते वक्त जो है फ़ोन वगैरह का इस्तेमाल कम करें, और अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आपका बेहद शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ आ गया। आपसे इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।